धरती पुत्रों को पूरा हक है गुजरात की जनता से अपने लिए वोट मांगने का, और मैं उनके इस दावे से पूरी तरह सहमत भी हूँ। पर गांधी के गुजरात से उस उनकी विचारधारा के लिहाज से अगर कोई इस समय सबसे नज़दीकी रिश्ता एंजॉय कर रहा है तो वो कोई और नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के यात्री या सन्यासी, आप जो भी कहें, वह राहुल गांधी जी हैं। कुछ इस तरह वह गांधी जी की विचारधारा में रच बस गए हैं, रम गए हैं कि वह अपनी रैली में, जो उन्होंने 2 रैलियां की गुजरात में, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए वोट भी नहीं मांग पा रहे हैं। एक तरफ ताबड़तोड़ रैलियां हैं माननीयों की, माइक्रो मैनेजमेंट है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हर तरह की कवरेज है, छोटी सी छोटी प्लानिंग है, और कुछ ये इस कदर हावी हो चुका है कि लोकल लीडरशिप तो कहीं दिख ही नहीं रही है, और बड़े बड़े जो राष्ट्रीय लेवल के माननीय लोग हैं, लीडरशिप हैं, वही पूरा का पूरा प्रचार प्रसार संभाले हुए हैं। तो अगर कल को गुजरात में जिस दल की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, अगर वो जीतता भी है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे इसलिए नहीं है, क्योंकि जो भी होगी ये जीत, ये राष्ट्रीय नेतृत्व की होगी, और जो असेंबली इलेक्शंस हैं, जो उनके मुद्दे हैं, लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं, वो नाराज़ रहेंगे, और एक पूरी की पूरी पीढ़ी, कम से कम 5-10 सालों के लिए, और ऐसा ही ट्रेंड बाकी के राज्यों में भी देखने को हमको जब मिलेगा, तो जो लोकल लीडरशिप ज़मीन से जुड़ी हुई है और जो नए युवा नेता उभरने चाहिए, और जो सीनियर्स भी हैं, जो उस स्तर से राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हैं लेकिन प्रदेश स्तर पे या जिला स्तर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो आने वाले समय में पूरी तरह नदारद हो जाएंगे इस प्रचार की अराजकता में। आज संविधान दिवस है दोस्तों, आप सबको इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निसंदेह संविधान इस तरह की प्रचार अराजकता को, इस पे कोई बार नहीं लगाता है, और ना ही संविधान आगे भी, जैसा कि एमसीडी इलेक्शन देख रहे हैं, उसमें भी बड़े बड़े माननीय लोग शिरकत कर रहे हैं, और वहाँ कूड़े और अव्यवस्था उन पे बात नहीं हो रही, जिस पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उठा भी रहे हैं, बल्कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड और स्वयं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हो रही है। तो आगे चल के ये व्यवस्था अगर ग्राम प्रधानी के इलेक्शन में भी दिख जाए तो कोई, मतलब आप लोग समझ लीजिए कि हैरान परेशान मत होइएगा। पर इससे सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान होता है, वो नुकसान संविधान का ही होता है और देश का ही होता है, क्योंकि अगर आप अपने दायरे से, बड़े शीर्ष नेतृत्व अगर लोकसभा इलेक्शन से आगे अपने दायरे से हर जगह इतनी बड़ी मौजूदगी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं, चूँकि इलेक्शन हर जगह कहीं ना कहीं देश में होते ही रहेंगे, तो आप हर समय उसी में व्यस्त रहेंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग्स है, पॉलिसी फ्रेमिंग है, नीति आयोग की अलग अलग मीटिंग्स होती है, जुडिशरी के साथ होती है, और भी बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित बातें होती हैं, और विदेशी दौरों के बाद आपके पास वक्त नहीं बचेगा देश के लिए लॉन्ग टर्म विजन बनाने में, उस पर आगे चलने के लिए। खैर चलिए, जो होगा सो होगा। इस लिहाज से राहुल गांधी जी का कम से कम गुजरात जाना मुझे ठीक लगता है, और लेकिन पूरे के पूरे इलेक्शन गुजरात लोकल लीडरशिप के सहारे ही लड़ लेना, ये भी मुझे बहुत, मतलब समझ लीजिए कि यह मुझे ही नहीं, तमाम मीडिया में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया है, और सब अचंभित हैं। यहाँ तक कि एनडीटीवी प्राइम टाइम में जब निधि जी ने स्वयं बताया कि हम अपने प्रोग्राम में जब गुजरात के सीनियर लोकल लीडरशिप को जोड़ना भी चाहे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि हमारे पास वक्त नहीं है और हम ज़मीन पे ही काम अभी करते रहना चाहते हैं।
तो क्या यह जज्बा वास्तव में गुजरात में राहुल गांधी जी ने अपने उस वैचारिक रिश्ते के जरिए वहाँ पे कन्वे कर दिया है? भाई जब मेन स्ट्रीम मीडिया बात रखना कम हो गई, संसद में जगह विपक्ष को कम मिलने लगी, तो सीधा सीधा जो मुंह और कान की राजनीति है और पैदल चलकर जो जनता से वो डायरेक्ट वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसका एक छोटे छोटे जो रूप हम संकल्प यात्रा में गुजरात में भी देख रहे हैं और वो यात्राएं सफल भी हुई हैं। गुजरात इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी भी है और जितनी मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की होगी, शायद उतनी या उससे कहीं अधिक मेहनत भी, थोड़ी अधिक मेहनत अरविंद केजरीवाल जी ने भी की है। तो नई पार्टी होने के नाते जिस स्तर पे उन्होंने जो भी कार्य किया है कैडर के अभाव में, वो सराहनीय है और चुनाव के लिए उनको भी मुबारकबाद। लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस के रुख पर थोड़ा और आगे चलना चाहूँगा। ऐसा कांग्रेस के बाद ठीक है, धन का इस समय अभाव है, हो सकता है भाई इस समय जो भी फंडिंग हो रही है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप देख लीजिए, वो ज़्यादातर बीजेपी को हुई, वो ज़्यादा है, जैसा कि जर्नलिस्ट लोग बता रहे हैं। कांग्रेस को मात्र 9% ही फंडिंग इस समय अवेलेबल मिल रही है और भारत जोड़ो यात्रा में भी कुछ ना कुछ फंडिंग लग गई होगी, हिमाचल में भी कुछ खर्च हुए होंगे, गुजरात में दिक्कतें फंडिंग की है। लेकिन जिस हिसाब का उनका ऑल ओवर इंडिया का नेटवर्क है, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में थोड़ा सा और दूसरे लीडर्स, अशोक गहलोत जी है, भूपेश बघेल जी भी हैं, लेकिन और भी जैसा कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक थे, तो कांग्रेस भी इस स्तर पे उतने प्रचारक उतार सकती थी, रैलियां कुछ कम ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी ने ये जो प्लानिंग की है, इसको लोकल लीडरशिप के सहारे ही इलेक्शन लड़ने की, ये बहुत ही हिम्मती कदम है। और अगर कांग्रेस ने कहीं इन विषम परिस्थितियों में प्रचार की इस अराजकता में, जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरे के पूरे धन बल और पूरे के पूरे जो नेशनल लीडर्स हैं, दूसरे राज्यों के लीडर्स हैं, एक तरफ एक पार्टी की तरफ से, और दूसरे और जो अभी 2002 की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं, वो एंगल भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन सब के मध्य अगर राहुल गांधी जी अपने लोकल लीडर्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करने में अगर कामयाब हो जाती है गुजरात में, तो ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा और एक रास्ता खुल जाएगा। छोटे छोटे लीडर्स का जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो जिला से जुड़े हुए हैं, प्रदेश स्तर पे हैं, वो विचारधारा के आधार पर, मास मीडिया के अभाव पर, क्राउड फंडिंग के जरिए और अलग अलग तरीके से पैदल चलकर छोटे छोटे प्रचार वाहनों से इस तरह से खामोशी से प्रचार कर कर बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने का जज्बा दिखा सकते हैं। और वास्तव में वहीं से भारत जुड़ेगा और वहीं से भारत वास्तव में जीतेगा। असल जीत वहीं होगी। एक दूसरा ये भी एक मिथ टूट जाएगा कि कोई पार्टी कितना भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, कितने भी कार्यकर्ता बना ले, कितना भी माइक्रो मैनेजमेंट कर ले, लेकिन उसके कभी भी जो कोर वोटर्स हो सकते हैं, वो कभी भी पूरी जनता या नॉन कोर वोटर से अधिक नहीं हो सकते हैं। अगर गुजरात में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है और आम आदमी पार्टी भी अगर मान लीजिए अच्छा प्रदर्शन करती है, तो कहीं ना कहीं हमको एक चीज़ ये देखने को मिलेगी कि बहुत बड़ा कैडर होने के बावजूद भी जो कोर वोटर्स, जो अक्सर मीडिया में खबरें आती हैं कि इस पार्टी के 30% हैं, 36% हैं, और टोटल वोट परसेंटेज मान लीजिए 48-49% है, कोर वोटर्स नॉन कोर वोटर से अधिक है, तो ये सब मिथ टूट जाएंगे और रियलिस्टिक जो पोजीशन समझ में आएगी। हमने भी इलेक्शन ज़मीन पे देखे हैं, हमने भी बहुत से कट्टर समर्थकों को दूसरी पार्टी को वोट देते हुए देखा है। तो अगर इलेक्शन सही से लड़ा जाए तो ये मिथ टूटेगा और कोर वोटर्स जो भी होंगे वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं दिखेंगे। वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि कैसे बहुत बड़ा कैडर, बहुत बड़ा जो कोर वोट का दावा करती थी सीपीएम, अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। तो कल अगर बीजेपी में ये स्थिति आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। खैर, राहुल गांधी जी जिस हिसाब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स के मुद्दे पर
आइडियोलॉजी के हिसाब से गांधीयन पॉलिटिक्स, और आज संविधान डे भी है। और टकराव की पॉलिटिक्स जो दूसरी तरफ से कुछ नेता करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, इसके लिए कोर्ट है, चुनाव आयोग है, वो संज्ञान ले न ले वो उनके ऊपर है, अगर उनको लगता है उनके हिसाब से। लेकिन आज संविधान दिवस है, और जो संविधान है हमारा, जो ये उसके भी विरुद्ध जाता है इस तरह की टकराव की पॉलिटिक्स। और वो जो संविधान के ही विरुद्ध नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो जो डिलिब्रेशंस हो रहे थे उसके संविधान के बनने में, जो उसका माहौल था, उसके विरुद्ध भी कहीं ना कहीं जाता है। क्योंकि वहाँ टकराव से ज़्यादा है मेल मिलाप और सौहार्द, भाईचारे और प्रेम का, एक दूसरे के जोड़ने के माहौल के तले ही जो हमारे जो प्रिंसिपल्स बने, फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बने हैं, और जो भी दूसरे आर्टिकल्स हैं, उनका जन्म जो हुआ है वो प्रेम के माहौल में ही हो सकता है, टकराव की राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं। और जो ये प्रचार अराजकता का मैंने जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं आप हमारे नेताओं से समय, जो बहुमूल्य समय वो दे सकते थे हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए, जिसके बहुत से हिस्से अभी इम्प्लीमेंट करना बाकी है, वो छीन लेती है। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।